नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब हमें पुराने जमाने के बारे में पता कैसे चलता है। ये जानना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिहाज से भी आप जानते हैं बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इससे हमें पूरे टॉपिक को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने में आसानी होगी। किसी भी विषय को समझने से पहले उसकी फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारतवर्ष आखिर है क्या और इतिहास को कैसे बांटा गया है। हमारे पुराने ग्रंथों में भारतवर्ष की परिभाषा दी गई है। ये वो जमीन है जो उत्तर में हिमालय से शुरू होकर दक्षिण में समुद्र तक फैली हुई है। और हाँ, इसका नाम एक बहुत ही प्रतापी राजा भरत के नाम पर पड़ा। समय समय पर भारत को कई नामों से जाना गया। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर नाम के पीछे एक अलग कहानी है, एक अलग हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस। जैसे यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, तो वहीं मुस्लिम इतिहासकारों ने सिंधु नदी के नाम पर इसे हिंदुस्तान कहा। अब देखिए, पढ़ाई में आसानी हो इसके लिए इतिहास को मोटे तौर पर इन 3 हिस्सों में बांटा जाता है। हमारा आज का फोकस पहले हिस्से यानी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों पर रहेगा। तो अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर इतिहासकारों को हजारों साल पहले की बातें पता कैसे चलती हैं? भाई, इसका जवाब छिपा है उन सोर्सेज में जिनकी वो स्टडी करते हैं। यही आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। वो कौन सी बुनियादें हैं, वो कौन से पिलर्स हैं जिन पर प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा ढांचा खड़ा है। तो हिस्ट्री को जानने के ये 4 मेन पिलर्स हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, फिर आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, इसके बाद विदेशियों ने जो कुछ लिखा वो, और आखिर में पुरातत्व यानी खुदाई से मिली चीजें। वैसे तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर आज हम सबसे पहले और सबसे फाउंडेशनल सोर्स यानी धर्म ग्रंथों से शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि इनसे हमें उस दौर के समाज और कल्चर की एक बहुत गहरी समझ मिलती है। चलिए अब सीधे डाइव करते हैं वेदों में, जिन्हें भारत का सबसे पुराना धर्मग्रंथ माना जाता है। माना जाता है कि वेदों की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। कुल मिलाकर 4 वेद हैं और ये हमारे प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक विचारों का फाउंडेशन है, उनकी आधारशिला है। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये बहुत काम की है। इसमें चारों वेदों को कंपेयर किया गया है। जैसे ऋग्वेद, इसको पढ़ने वाले ऋषि को कहते थे होत्र और इसका उपवेद है आयुर्वेद। फिर है यजुर्वेद जो यज्ञ के बारे में है, इसे पढ़ने वाले थे अध्वर्यु। सामवेद जिसके एक्सपर्ट उद्गात्री कहलाते थे, वो मंत्रों को गाते थे। और आखिर में अथर्ववेद जिसके मंत्रों का ज्ञान ब्रह्मा नाम के ऋषि को था। ये टेबल मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ऐसे अच्छे से देख लीजिए। इन चारों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें ऋचाएं हैं यानी देवताओं की तारीफ में लिखी गई कविताएं या भजन। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और कुल 10,462 ऋचाएं हैं। और देखिए, ऋग्वेद के कुछ मंडल तो बहुत ही खास हैं। जैसे 3रे मंडल में मशहूर गायत्री मंत्र का जिक्र है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की गई है। इस चार्ट से साफ पता चलता है कि ऋग्वेद में कौन से देवता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। देखिए, इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं और दूसरे नंबर पर अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अकेला ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य मतलब प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। इसका मेन फोकस यज्ञ के तौर तरीकों पर है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ज्यादातर मंत्र गाने के लिए ही बनाए गए थे। यहीं से हमारे क्लासिकल म्यूजिक की शुरुआत मानी जाती है। आखिर में आता है अथर्ववेद जो सबसे नया वेद है। इसका कंटेंट बाकी वेदों से काफी अलग है। इसमें आम जिंदगी की बातें हैं, जैसे बीमारी का इलाज, जादू टोना, वशीकरण, और हाँ, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है जो उस समय के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर रोशनी डालता है। साथ ही इसमें लड़कियों के जन्म की निंदा भी मिलती है जो उस वक्त की सोशल सोच को दिखाता है। अच्छा, हमने इन ग्रंथों के बारे में तो जान लिया, पर एक सवाल है, इनका समय कैसे पता चलता है? इसके लिए टाइम कैलकुलेशन यानी काल गणना को समझना जरूरी है। तो चलिए अब बीसी और एडी के साथ साथ भारत में इस्तेमाल होने वाले संवत को समझते हैं। बीसी और एडी का फर्क समझना तो फंडामेंटल है। बीसी यानी ईसा पूर्व में गिनती उल्टी चलती है, जैसे 100 बीसी के बाद 99 बीसी आता है। वहीं एडी यानी ईसवी में गिनती सीधी चलती है। ये टेबल भारत के 4 सबसे इंपॉर्टेंट संवतों को दिखाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर संवत किसी न किसी बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़ा है।
है। जैसे विक्रम संवत की शुरुआत एक राजा की जीत से हुई तो शक संवत की कनिष्क के राज्याभिषेक से। और ये रहा एक सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम्स में अक्सर आता है। भारत का जो नेशनल कैलेंडर है वो शक संवत पर बेस्ड है, जिसकी शुरुआत 78 एडी में हुई थी। अगर कभी ये सवाल आए कि विक्रम और शक संवत में कितने साल का अंतर है, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। विक्रम संवत ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले शुरू हुआ और शक संवत 78 साल बाद। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 57 + 78 यानी कुल 135 साल का गैप है। देखिए, वेदों की भाषा और कॉन्सेप्ट थोड़े मुश्किल हैं, तो उन्हें आसान बनाने के लिए कुछ और ग्रंथ लिखे गए। आइए अब उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आते हैं वेदांग। इसका मतलब है वेदों के अंग। ये असल में 6 सब्जेक्ट्स या शास्त्र हैं जो वेदों को ठीक से समझने, उनके मंत्रों का सही उच्चारण करने और रिचुअल्स को सही ढंग से करने में हेल्प करते हैं। ये हैं वो 6 वेदांग: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये सब मिलकर वेदों की स्टडी को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आते हैं पुराण, जो संख्या में कुल 18 हैं। इनमें कहानियां हैं, देवताओं के किस्से हैं और राजा महाराजाओं की पूरी वंशावलियां दी गई हैं। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि कुछ पुराण हमारे लिए हिस्टोरिकल सोर्स का काम करते हैं। जैसे विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में पता चलता है और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में। इतिहासकार इन जानकारियों को दूसरे सबूतों से क्रॉस चेक करके डायनेस्टीज का इतिहास लिखते हैं। उपनिषद एक तरह से वेदों का फिलोसॉफिकल पार्ट है। उपनिषद शब्द का मतलब ही होता है गुरु के पास बैठना। इनमें आत्मा, परमात्मा और यूनिवर्स के रहस्यों जैसे गहरे सवालों पर चर्चा की गई है। ये इंडियन फिलॉसफी का बेस है। और ये तो हम सबको पता ही होना चाहिए, हमारा जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है, वो सीधे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब आखिर में उन सारे की पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने आज सीखे और जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मुख्य बातें याद रखें, वेद 4 हैं, पुराण 18 और वेदांग 6। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। संगीत का जनक सामवेद है और हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित। और हाँ, गद्य और पद्य वाला अकेला वेद यजुर्वेद है। इन फैक्ट्स को याद रखना एग्जाम में बहुत काम आएगा। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, इन हजारों साल पुराने ग्रंथों को पढ़ना और समझना आज के भारत को और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में हमारी कैसे मदद कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।